नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2026 के पेपर लीक घोटाले की पूरी एनाटॉमी समझने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी घटना जिसने रातों रात हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और लाखों छात्रों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ, चलिए जानते हैं। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। हम इस पूरे केस को 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। इस मैसिव सिस्टम फेलियर से लेकर प्राइम सस्पेक्ट तक, हाईटेक चीटिंग के तरीके, उस गेस्ट पेपर का ट्रेल और आखिर में कैसे इस पूरे गैर कानूनी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, एक बहुत ही बड़ा सिस्टम फेलियर। जब किसी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी इतनी बुरी तरह ब्रीच होती है ना, तो उसका इमीडिएट फॉलआउट सच में बहुत गंभीर और व्यापक होता है। 22 लाख। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है। ये 22 लाख छात्रों और उनके परिवारों के दांव पर लगे हुए सपने हैं। एनटीए ने जब अचानक से एग्जाम कैंसिल किया तो उससे सिर्फ एक दिन बर्बाद नहीं हुआ। सालों की महंगी कोचिंग, मानसिक तनाव, दिन रात की पढ़ाई और एक पूरा एकेडमिक साल, सब पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया। ये एक ऐसी मेंटल और फाइनेंशियल चोट है जिसकी भरपाई करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा क्राइसिस शुरू कहां से हुआ। ये आग एक साथ पूरे देश में नहीं लगी थी। इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के नासिक से, जहां लीक्ड पेपर की पहली डिजिटल कॉपी सामने आई। और यहां सबसे बड़ा सरकारी फेलियर दिखता है। एक लोकल लेवल के सिक्योरिटी ब्रीच को तुरंत डिटेक्ट करने में एजेंसीज पूरी तरह नाकाम रहीं। अगर शुरुआत में ही इस फेलियर को पकड़ लिया जाता तो शायद ये आग की तरह पूरे देश में फैलता ही नहीं। राइट। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द प्राइम सस्पेक्ट। क्योंकि देखिए, सिस्टम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें सेंध लगाने के पीछे हमेशा किसी न किसी इंसान का ही दिमाग होता है। तो मिलिए इस केस के सेंटर पॉइंट, 30 साल के शुभम खैरनार से। यह नासिक के इंदिरा नगर का रहने वाला है। और सबसे बड़ी विडंबना यानी आयरनी देखिए, सीबीआई की हिरासत में मौजूद ये मास्टरमाइंड खुद आयुर्वेदा यानी बीएएमएस का स्टूडेंट है। एक तरफ वो खुद मेडिकल फील्ड में है और दूसरी तरफ आने वाले मेडिकल छात्रों के भविष्य के साथ ही इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा था। और ये बात ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि इस पूरे रैकेट के पीछे असल मोटिव क्या था, सिर्फ और सिर्फ लालच। इकोनॉमिक्स को ध्यान से समझिए। पुणे के एक सस्पेक्ट से पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा गया और फिर तुरंत हरियाणा के एक बायर को 15 लाख में बेच दिया गया। यानी बिना किसी मेहनत के सीधे सीधे 5 लाख का मुनाफा। सोचिए, देश के लाखों बच्चों के भविष्य का सौदा कुछ लाख रुपयों के प्रॉफिट के लिए कर दिया गया। वैसे शुभम के पकड़े जाने की कहानी भी ध्यान देने लायक है। जब सीबीआई ने उसे पकड़ा तब वो एक मंदिर जा रहा था। बचने के लिए भाई साहब ने अपने बाल वाल कटवाकर पूरा हुलिया ही बदल लिया था, बिल्कुल पुराना तरीका। लेकिन अथॉरिटीज ने यहां बहुत स्मार्टली काम किया। उन्होंने पुरानी फोटोज और मॉडर्न टेक्निकल सर्वेलेंस डेटा का यूज करके उसे पहचान लिया। उसका वो साधारण सा भेस बदलना हमारी एजेंसीज की हाईटेक सर्वेलेंस के आगे बिल्कुल जीरो साबित हुआ। चलिए अब शिफ्ट करते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, हाईटेक चीटिंग। ये सबसे खास पार्ट है। आखिर देश के इतने हाईली सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट्स को बिना किसी की नजर में आए एक जगह से दूसरी जगह डिजिटली भेजा कैसे गया। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने मॉडर्न टेक को आखिर यूज कैसे किया, सुरक्षा भेदी कैसे गई। सबसे पहले उन्होंने यूज किए पोर्टेबल स्कैनर्स, जिससे फिजिकल पेपर फटाफट हाई रेज डिजिटल फॉर्मेट में बदल गया। फिर इस फाइल को कॉम्प्लेक्स टेलीग्राम नेटवर्क्स और एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए आगे भेजा गया और डेटा को उन्होंने शैडो सर्वर्स पे होस्ट किया। इसकी वजह से साइबर पुलिस के लिए इनका असल आईपी एड्रेस और लोकेशन ट्रेस करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और इसका नतीजा, एग्जाम शुरू होने से करीब 45 घंटे पहले से ही ये पेपर डिजिटल नेटवर्क्स पर एक्टिवली घूम रहा था। 45 घंटे किसी भी मॉनिटरिंग एजेंसी के लिए बहुत बड़ा वक्त होता है। ये सीधे तौर पर इस बात का सबूत है कि एनटीए का इंटरनल सर्वेलेंस सिस्टम पूरी तरह से सो रहा था, जबकि ये लीक राष्ट्रव्यापी आकार ले रहा था। ओके, अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जिसे हम कह रहे हैं द गेस्ट पेपर ट्रेल। ये गेस्ट पेपर सुनने में बड़ा मासूम सा लगता है ना। चलिए इसकी भौगोलिक यात्रा और इसके पकड़े जाने की सच्चाई को देखते हैं। इस अंडरग्राउंड डिजिटल लीक का भंडाफोड़ सच में किसी अजीब संयोग से कम नहीं था। हुआ कुछ यूं। पहला कदम,
केरला में पढ़ने वाले सीकर के एक छात्र ने अपने पिता को एक पीडीएफ भेजी। दूसरा कदम, उनके पिता सीकर में ही एक पीजी चलाते हैं। उन्होंने एग्जाम की सुबह वहां रहने वाली लड़कियों के साथ इस पेपर को शेयर करने की कोशिश की, पर तब तक वो सब एग्जाम सेंटर जा चुकी थी। और तीसरा कदम, जब एग्जाम खत्म होने के बाद वो पेपर वहां के लोकल टीचर्स को दिखाया गया तो होश उड़ा देने वाली सच्चाई सबके सामने आ गई। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि वो तथाकथित गेस पेपर असली एग्जाम पेपर से एग्जैक्टली मैच कर रहा था। आंकड़े देखिए, केमिस्ट्री के 108 में से 45 सवाल और बायोलॉजी के 204 में से 90 सवाल बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम थे। एक लीगल एंगल से देखें तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक अनडिनाइबल प्रूफ है, एक आकात्या प्रमाण कि हमारा परीक्षा सिस्टम पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। और इस लीक का असर सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहा। रियल वर्ल्ड में देखिए, सिक्कर के कुछ स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कुछ चुने हुए स्टूडेंट्स को एक्सप्लिसिटली यही लीक्ड डॉक्यूमेंट्स पढ़ने को कहा गया था। उन्हें ये मटेरियल्स फिजिकल प्रिंटआउट्स और पीडीएफ्स दोनों फॉर्मेट्स में दिए गए थे। क्लियर कट बात है, इन स्पेशलाइज्ड हब्स और कोचिंग सेंटर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि छात्रों के एक खास ग्रुप को अनफेयर एडवांटेज दिया जा सके। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें हिस्से पर चलते हैं, अनरैवलिंग द नेटवर्क। यहां हम देखेंगे कि अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने आखिरकार कैसे आगे आकर इस पूरे जाल को ध्वस्त करना शुरू किया। एक लीगल पर्सपेक्टिव से इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत में जब कंप्लेन की गई तो सीकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। ये दिखाता है कि स्थानीय प्रशासन के स्तर पर कितनी बड़ी लापरवाही हुई। बाद में जब टीचर्स ने सीधे एनटीए को ईमेल किया, तब जाकर एनटीए ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन्वॉल्व किया और एसओजी को जांच सौंपी। ये कानूनी तौर पर इस बात का क्लियर इंडिकेशन था कि मुद्दा अब लोकल पुलिस के हाथ से निकलकर एक राष्ट्रीय सुरक्षा चूक का रूप ले चुका था। और अब तक राजस्थान एसओजी ने 15 लोगों को अरेस्ट किया है। ये आंकड़ा अपने आप में इस सिंडिकेट के आकार को बयां करता है। ये 15 गिरफ्तारियां साफ बताती हैं कि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड मल्टी स्टेट क्रिमिनल ऑपरेशन था और अब जाकर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। इन अरेस्ट्स में मास्टरमाइंड मनीष यादव और सीकर के राकेश मंडवारिया का हिरासत में आना एक बहुत बड़ी कानूनी जीत है। हमारी एजेंसियों ने डिजिटल फुटप्रिंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का पीछा किया और सक्सेसफुली सीकर से होते हुए जयपुर, वहां से हरियाणा और वापस नासिक तक इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ ली हैं। एक सॉलिड एविडेंशरी ट्रेल अब कोर्ट में पेश होने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आखिर में हमें रुककर एक बहुत बड़ा सवाल इस सिस्टम से पूछना होगा। जब कुछ लोग शैडो सर्वर्स और इनक्रिप्टेड ऐप्स का यूज करके एक आम आदमी की तरह हमारे देश के सबसे हाई स्टेक्स एग्जाम की सुरक्षा इतनी आसानी से भेज सकते हैं, तो आगे क्या? क्या हमारा सरकारी परीक्षा सिस्टम इस डिजिटल युग के हिसाब से पूरी तरह आउटडेटेड हो चुका है? देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य क्या अब एक नए फूल प्रूफ सिस्टम का इंतजार करेगा या ऐसी चूक बार बार दोहराई जाएगी? सोचिए जरूर।